गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। कल हमने जो है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में पढ़ा था क्लास 11 के अंतर्गत। आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक जो है मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है। और प्रधानमंत्री जो है उसका प्रमुख होगा, लेकिन वास्तव में मंत्रिपरिषद ही जो है कार्यों का संचालन करता है। मंत्रिपरिषद में जो कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है, जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, वही देश के वास्तविक प्रधान के रूप में जो है काम करता है और देश के शासन संचालन संबंधी सभी नीतियां उन्हीं के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। ठीक है। जॉन मेरियट ने पहले ही कहा है कि वह एक ऐसी धुरी है जिसके चारों तरफ जो है सारे ग्रह घूमते हैं, यानी मंत्री जो है आसपास रहते हैं। ठीक है। हम आज देखेंगे मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियां। तो जिसमें पहला है राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहायता देना। ठीक है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद का कार्य जो है राष्ट्रपति को सलाह देना है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सलाह को जो है मना नहीं कर सकता है और मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सलाह के अनुसार ही जो है राष्ट्रपति कार्य करता है। दूसरा, महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति हेतु। ठीक है। व्यवहार में मंत्रिमंडल के द्वारा ही उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों, ठीक है, हमारे देश के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख जज हैं उनकी नियुक्तियां, राज्यपालों, राजदूतों, महान्यायवादी, सेना के उच्च अधिकारियों, जिसमें जो है स्थल सेना, जल सेना के जो सेना अध्यक्ष होते हैं, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों आदि की नियुक्तियां की जाती है। राष्ट्रपति तो मंत्रिमंडल द्वारा दी गई इन नियुक्तियों को स्वीकार कर घोषणा मात्र करता है। अर्थात जो भी ये नियुक्तियां की जाती है उसमें मंत्रिपरिषद जो है अपनी सिफारिशों के साथ उनके नाम भेज देते हैं। राष्ट्रपति जो है उसमें साइन करके जो है मुहर लगा देता है और इस प्रकार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सलाह के आधार पर इनकी नियुक्ति करते हैं। तीसरा है नीति निर्धारण संबंधी शक्तियां। तो गृह एवं विदेश नीति का निर्धारण जो है मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अर्थात जो मंत्रिपरिषद है वो पूरे देश के शासन संचालन संबंधी नीति निर्णय जो है लेती है। देश के आंतरिक प्रशासन का उत्तरदायित्व तो मंत्रिमंडल का होता है। नीतियों का निर्धारण व क्रियान्वयन हेतु मंत्रिमंडल की ही विभिन्न विभागों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियां एवं समझौते करना एवं अन्य देशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करने, युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा तथा समाप्त करने, शांति स्थापित करने के संबंध में नीति निर्धारण करना, राष्ट्रों को मान्यता देने आदि का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है, जिनका संसद प्रायः अनुमोदन करती है। इस प्रकार हम देखें तो देश के शासन संचालन संबंधी सभी कार्य और प्रतिनिधित्व का जो जिम्मा होता है वो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। संसद के द्वारा जो है इनके किए गए कार्यों का जो है सिर्फ अनुमोदन किया जाता है। शासन संबंधी निर्णय लेना, नए राज्यों का निर्माण, राज्य की सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन करना, भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण करना आदि महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रिपरिषद को ही निर्णय लेने का अधिकार है। हम देखते हैं ना कि जैसे धीरे धीरे हमारे यहाँ राज्यों की संख्या बढ़ी है, उनकी सीमाओं में विस्तार हुआ है, कि कैसे जो है बिलासपुर जिले के अंतर्गत जो मुंगेली था वो नया जिला बन गया, दुर्ग से बेमेतरा नया जिला बन गया। तो इन सब प्रकार के जो निर्णय है वो इन्हीं के द्वारा जो है ये राज्य की बात थी। तो राज्य में जो विधानसभा है वो इस प्रकार के निर्णय लेती है। और अगर देश में राज्यों का निर्माण होता है, भाई अगर देश के हिसाब से देखें तो राज्य बढ़ते हैं और राज्य के हिसाब से देखें तो जिले बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो नए राज्यों के गठन या उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधी निर्णय जो है उन्हीं के द्वारा ही जो है लिए जाते हैं। विधि निर्माण संबंधी शक्तियां, अर्थात कानून के निर्माण में जो है उनके पास प्राप्त शक्तियां। तो संसद में जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसका प्रारूप मंत्री के निर्देशन में बनने के बाद मंत्रिमंडल से स्वीकृत होने के पश्चात संबंधित विभागों का मंत्री उसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत करता है। अर्थात जो भी नए कानून विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं वो किसी मंत्री के मार्गदर्शन में बनते हैं, फिर मंत्रिमंडल में जो है उसे रखा जाता है और बाद में जो है उसे उस विभाग के संसद के द्वारा जो है उस विभाग के अध्यक्ष के द्वारा जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में बहुमत होने के कारण, क्योंकि कोई भी दल बहुमत प्राप्त होने पर ही उस दल की सरकार बनती है और कोई विधेयक यदि वो रख रहे हैं तो आसानी से जो है लोकसभा में उसे
पास कर दिया जाता है। इस प्रकार कानून निर्माण में मंत्रिपरिषद ही संसद का नेतृत्व करती है कि जो भी विधेयक लाए जाते हैं वो मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जाता है और संसद में प्रस्तुत करने के बाद वो आसानी से पास भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने में, संसद के अधिवेशनों को आमंत्रित करने, स्थगित करने, लोकसभा को भंग करने, अध्यादेश जारी करने और राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करने का कार्य मंत्रिमंडल ही करता है। कि राष्ट्रपति जो संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के उद्घाटन भाषण देता है उसको भी जो है मंत्रिपरिषद द्वारा ही दिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति जी बोलते हैं। राज्यों से संबंधित शक्तियां। समस्त राज्यों के शासन पर मंत्रिमंडल राज्यपाल के माध्यम से नियंत्रण रखता है, या दूसरे शब्दों में कह लें कि राज्यपाल जो है केंद्र और राज्य के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। कि जो भी अगर राज्यों में कोई कानून या कोई व्यवस्था लागू करनी होती है वो राज्यपाल के माध्यम से राज्यों को दे दिया जाता है और राज्यों की जानकारी जो है राज्य सरकार राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को पहुंचाती है। तो राज्यपाल के माध्यम से नियंत्रण रखता है तथा केंद्र शासित क्षेत्रों का शासन तो पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल के अधीन ही होता है। हमारे यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसे वे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से संचालित करता है। राज्य के प्रशासन, कानून निर्माण और वित्त व्यवस्था में भी राज्यों के केंद्रीय मंत्री परिषद के निर्देशों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ठीक है, कि राज्य में जो केंद्र वित्त संबंधी कार्य होते हैं वो केंद्रीय मंत्री परिषद के अधीन रहकर कार्य करते हैं। संकटकालीन स्थिति में तो मंत्रिमंडल के आदेशों के अनुसार ही राज्यों को कार्य करना पड़ता है। कि जब आपातकाल की स्थिति आती है तो क्या होता है कि संपूर्ण जो देश है वो एकात्मक शासन प्रणाली में आ जाता है और पूरी सरकार जो है केंद्र के हाथों में निहित होती है और इस प्रकार जो है पूरे राज्यों में केंद्र सरकार जो है अपना कार्य करती है। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। सातवां है वित्तीय शक्तियां। देश के वित्तीय मामलों पर मंत्रिमंडल का पूर्ण नियंत्रण होता है। वित्तीय नीति निर्धारण करना, वार्षिक आय व्यय का बजट तैयार करना, वित्तीय योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना मंत्रिमंडल का ही उत्तरदायित्व है। आप जानते हैं कि वित्त विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले राष्ट्रपति से उसकी जो है परमिशन लेनी होती है, उसके बाद उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट जो है जो इस दल की सरकार है उस दल के संबंधित मंत्रियों के द्वारा तैयार किया जाता है और बाद में उसे संसद में रखा जाता है। अगर इस प्रकार हम देखें तो पूरे देश के आय व्यय का जो निर्णय है या आय व्यय का जो देख रेख है वो मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। वित्त मंत्री ही बजट लोकसभा में प्रस्तुत करता है। बजट को पारित कराने का उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है। बजट पारित ना होने की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार बहुमत की है और वो आसानी से पास हो जाता है। अगर वो पास नहीं होता है मतलब उस दल को जो है बहुमत प्राप्त नहीं है और बहुमत प्राप्त नहीं होने में उस दल की सरकार गिर जाती है। ठीक है। अन्य शक्तियां। विभिन्न सेवाओं के लिए उच्च पदों, राष्ट्रीय पुरस्कारों एवं सम्मानों की घोषणा करना, विभिन्न राज्यों एवं विदेशी यात्राओं करने, अपराधियों को क्षमा करने या उनको दंड को कम करने में व्यवहारता मंत्रिपरिषद ही कार्य करती है। भारत के जो उच्च नागरिक सम्मान है ना, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे इन सम्मानों के लिए, भारत रत्न के लिए जो है मंत्रिपरिषद ही जो है राष्ट्रपति को सलाह देती है। विशेषताएं। राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद ही करती है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है। लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में आमंत्रित करता है और उसी दल से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का चयन करता है। कि जैसे ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति को जो है अपने मंत्रियों की सिफारिश के आधार पर जो है नाम दे देता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करती है। मंत्रिमंडल के समस्त निर्णय गोपनीय रखे जाते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता होती है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। तो बच्चों ये थे मंत्रिपरिषद का कार्य एवं शक्तियां कि किस प्रकार मंत्रिपरिषद जो है कार्य करती है और उसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। अब जो है इसके माध्यम से मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में क्या संबंध है और कैसी उनकी शक्तियां हैं। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। थैंक यू।